Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 29th April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज NHRC accreditation status faces review in Geneva this week. Okay, now what is NHRC? National Human Rights Commission. ये इंडिया की एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि अगर कोई कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है इंडिया में, सो उसमें कौन आ जाता है? आपका ह्यूमन राइट, आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका यहाँ पर रोल होता है. एक्चुअली यहाँ पर ये जो बॉडी होती है, इनको यहाँ पर इनका एक्रेडिटेशन होता है. अब इनका पूरा असेसमेंट होता है, सारी चीजें जिस बेसिस पर इनको क्या दी जाती है, रिव्यू दिया जाता है, पॉइंटिंग दी जाती है. सो द सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द NHRC इन मार्च 2023. सो हम अब किसकी बात करेंगे? यहाँ पर देखिए दो बॉडी आ गई है. एक है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेकेंड वन इज ग्लोबल अलायंस. आपको भी ये याद रखना है, ग्लोबल अलायंस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ये जो ग्लोबल अलायंस है, ये क्या करता है? जितने भी कंट्रीज में डिफरेंट जो ह्यूमन राइट कमीशन जो बॉडीज हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कमीशन है, बॉडीज हैं, इनका यहाँ पर पूरा ऑब्जर्वेशन करता है और उस बेसिस पर उनको यहाँ पर पॉइंटिंग प्रोवाइड करता है, एक्रेडिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है. सो अभी इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में क्या कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है. सो द NHRC हैज फेल्ड टू क्रिएट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट कमीशन इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पा रही है. ओके, यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस आ रही हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. तो द कमिटी लैक्ड एनी मेंबर रिप्रेजेंटिंग इंडियाज लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन. और ये भी कहा कि अगर हम इस बॉडी की बात करते हैं तो इंडिया की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी रीजन्स है, उसमें भी यहाँ पर इस बॉडी में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ओके, सो अभी यहाँ पर एक्चुअली बात ये हो रही थी कि इसकी जो रेटिंग है, NHRC को जो रेटिंग दी गई है, अभी हमारी जो रेटिंग है वो A पर है. अब इसकी रेटिंग हम B पर करना चाहते हैं. अगर ये रेटिंग कम होती है A, B, C, तो इससे क्या होता है? हमारा मतलब कि अफेक्ट होता है, सही, अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू वोट एंड एट द ह्यूमन राइट काउंसिल एंड सम UNG ह्यूमन राइट जो आपकी जनरल असेंबली बॉडीज है, तो उस पर क्या होता है? अफेक्ट पड़ता है. मतलब कि अगर ये रेटिंग कम हो जाती है, अभी हमारी रेटिंग A है, अगर हमारी रेटिंग क्या हो जाती, B हो जाती, इससे क्या अफेक्ट होगा? ठीक है, रेटिंग है तो इससे क्या मतलब हो रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपका जो UN में ह्यूमन राइट काउंसिल है, UN की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, अगर उसमें हमें कभी वोट करना हो, कुछ करना हो, तो उसमें हमारा जो वोट का वेटेज होगा वो कम हो जाएगा. पहली चीज ये. हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं, वहां पर जो हमारा वेटेज है, वहां पर जो हमारा जो पावर है, वो धीरे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी. इसलिए ये जो रेटिंग है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो द मीटिंग ऑफ द सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन, जिसे हम SCA भी कहते हैं, ऑफ द UN रिकॉग्नाइज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड विल बी हेल्ड ऑन May 1st. Official source that as a part of the 5-year peer review for the each member of the 14-member alliance. तो यहाँ पर पूरा 5 ईयर तक क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है उस बॉडी को. जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले 5 सालों तक इसको पूरा ऑब्जर्व किया है, रिव्यू किया है, एंड ऑन दैट बेसिस यहाँ पर 114 मेंबर का ये जो अलायंस है, ये क्या करता है? उसके बाद रेटिंग प्रोवाइड करता है. अब फर्दर देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है. लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दीज टू बॉडीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC
Okay, so National Human Rights Commission is an independent statutory body. Now what is this statutory body? Because ये एक एक्ट से बनी हुई है ना. So established to protect and promote human rights in India. इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वॉलेशन एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आई होप आपको ये लाइन क्लियर है. यहाँ पर दिस सेंटेंस इज क्लियर. से इसका ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन होता है, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इफ द ह्यूमन राइट्स आर वॉलेटेड, सो उसे रिव्यू करना, उसे एड्रेस करना, रिकमेंडेशंस देना कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दीज ह्यूमन राइट्स. तो ये किसका काम है? आपका एनएचआरसी का. एनएचआरसी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट. यहाँ पर हम एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. नाउ दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. It is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human right. Okay, so actually यहाँ पर ये कैसे establish होता है ये भी हमें याद रखना है. It is established in the conformity with the Paris Principles 1991. अब आपको ये याद रखना है. कभी आपसे पूछ लेते ना कि what is this Paris Principles. Paris Principles यहाँ पर किससे connected है, किस चीज से यहाँ पर लिंक है? सो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स. आपका आंसर क्या होना चाहिए? योर आंसर शुड बी ह्यूमन राइट. अडॉप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यहाँ पर पेरिस प्रिंसिपल होता है जिसमें हम एक इंटरनेशनल वर्कशॉप होती है जिसमें कि हम किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए बातचीत की. अब नाउ सेकेंड थिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द कंपोजिशन ऑफ दिस बॉडी, कि इस बॉडी में कौन कौन मेंबर्स हैं. सो एनएचआरसी कंप्राइजेस अ चेयरपर्सन. आपके एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स, और यहाँ पर टोटल कितने हैं? 5 फुल टाइम मेंबर्स. मतलब टोटल इस बॉडी में 6 मेंबर्स हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 5 फुल टाइम मेंबर एंड 7 डीम्ड मेंबर. और यहाँ पर अलग 7 डीम्ड मेंबर हैं. हम अब इन सब की बात करते हैं. ओके, चेयरमैन कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. वो पर्सन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो आपके चेयरपर्सन होंगे. 5 मेंबर्स की बात करते हैं. जो अदर 5 मेंबर्स है वो कौन होगा यहाँ पर? सो 1 मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 1 कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज हैं या फिर रह चुके हों. 1 मेंबर हु इज और हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. 1 पर्सन. सेकेंड पर्सन इसमें देखिए, फर्स्ट यहाँ पर चीफ जस्टिस तो आपके वो कौन होंगे? जज. और सुप्रीम कोर्ट की जो बात करें वो चेयरपर्सन होगा. दूसरा यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर जज रह चुके हैं. थर्ड इसमें जो पर्सन होंगे, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये थर्ड बात करें तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर रहेंगे या फिर रह चुके हों. 3 मेंबर्स. अब ये 3 हो गए. अभी जो 3 अदर मेंबर्स हैं, अपॉइंटेड अमंग्स पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स. मतलब उस पर्सन को यहाँ पर एंगेज किया जाएगा जिसको ह्यूमन राइट्स के बारे में यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इस मैटर से रिलेटेड उन्होंने काम वाम किया हो और उन सारे मैटर्स को वो हैंडल कर सकते हो, अच्छा नॉलेज हो उन लोगों के पास. तो उन मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है. एंड 1 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन 3 मेंबर्स में 1 शुड बी वुमेन. मतलब कि ऑफ दीज 3 मेंबर एटलीस्ट 1 विल बी अ वुमन. एक यहाँ पर वुमन भी आपकी होंगी. डीम्ड मेंबर की हम बात करते हैं. चेयरपर्सन और चीफ कमिश्नर होंगे. सो ये आपकी 7 बॉडीज हैं, लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी. सो दीज आर 7 डीम्ड मेंबर्स. सो आई होप आपको इसका कंपोजिशन इज क्लियर. ओके, नाउ टर्म्स एंड रिमूवल की बात करते हैं कि कितने टाइम का टर्म्स होता है. टर्म पीरियड तो 3 इयर्स की होती है या फिर अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स. या तो उनकी एज 70 ईयर्स हो जाए या फिर 3 साल, जो भी इसमें से पहले हो जाता है वो हम इसको प्रेफर करेंगे. फंक्शंस की तो हमने बात कर ही ली कि इनका फंक्शन क्या है. उसके बाद हम सेकेंड बॉडी की बात करते हैं. ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड टू ह्यूमन राइट बॉडी डिफर्स एनएचआरसी एग्रीगेशन. ओके, अब हम किसकी बात करें? ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड. ओके, सो ये क्या है? रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. देखिए ये भी 1993 में आपका एस्टैब्लिश हुआ है.
as the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. So ये क्या आपका एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी है जो कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं है ना उनको प्रमोट करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ह्यूमन राइट्स का. It has been as a global alliance for national human rights institutions since 2016 and is a member-based network organization that gather national human rights इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी जो सारा जो मतलब उनका वर्किंग कंडीशन कैसा है उनको ऑब्जर्व करती है और यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करती है. इट कंपोज ऑफ 120 मेंबर्स. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो ये कहाँ सिचुएटेड है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ओके सो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा. अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जैसे कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ लीडरशिप, इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इन्वॉल्विंग द पुलिस एंड प्रॉप्स इनटू अ ह्यूमन राइट वॉलेशन, पुअर कोऑपरेशन विद सिविल सोसाइटी. तो इस बेसिस पर ये क्या करती है, रेटिंग प्रोवाइड करती है. उसके बाद और बात करते हैं, ये हम अभी पेरिस प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे. व्हाट इज दिस पेरिस प्रिंसिपल? So United Nations Paris Principle adopted in 1993 by the UN, the General Assembly provides the international benchmark against which national human rights institutions can be accredited. ओके तो यहाँ पर ये क्या है, जिस बेसिस पर हमने क्या किया, कुछ बेंचमार्क सेट किए, कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे सेट किए जिस बेसिस पर जितने भी ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम रेटिंग प्रोवाइड कर सके. सो पेरिस प्रिंसिपल सेट आउट 6 मेन क्राइटेरिया दैट NHRIs आर रिक्वायर्ड टू मीट. यहाँ पर NHRIs को क्या करना होगा, यहाँ पे जो 6 क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उनसे मीट करना होगा. कौन कौन से हैं? मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो. अब अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है इंडिया में. सो इंडिपेंडेंस गारंटेड बाय स्टेटस ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, प्लूरलिज्म, एडिक्वेट रिसोर्सेज, एडिक्वेट पावर एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हम अगर कोई केस आया है तो वी हैव अ एडिक्वेट पावर एंड रिसोर्स टू इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर मैटर. ओके सो ये 6 क्राइटेरियाज हैं जिससे यहाँ पर मीट करना होता है जितनी भी यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बॉडीज है. आई होप आपको अभी यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द इजराइल ईरान क्राइसिस. अभी तक हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन क्राइसिस की. हमने अभी बात की इजराइल हमास, इजराइल जो गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है उसके बारे में. अभी इजराइल ईरान क्राइसिस के बारे में यहाँ पर रिव्यू दिया जा रहा है. एक हम 3rd डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ओके अभी इजराइल और ईरान कैसे यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में है इसके बारे में बात करें. सो इजराइल और ईरान की बात करते हैं. ये लोग पहले से ही कन्फ्लिक्ट में थे. ओके ईरान क्या है आपका, हम इजराइल और ईरान की बात करें. सो ईरान के जो है थोड़ा सा वेस्ट एशिया की बात करते हैं. अभी हम वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं. सो वेस्ट एशिया और जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, यहाँ पर इस रीजन में ईरान के साथ सभी नेशन के थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट है. क्यों कन्फ्लिक्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपके ये ईरान जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है. लेकिन जैसे हमने ईरान की बात की तो आपका इराक भी है, ऐसा इराक है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर आ जाता, तो ये भी तो मुस्लिम कंट्रीज है. तो फिर इनका कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? इनको तो सबको एक साथ रहना होगा. तो आप सभी को पता है कि मुस्लिम में भी आपके 2 सेक्ट होते हैं. एक होता है आपका शिया और दूसरा होता है सुन्नी. ईरान क्या है आपका? सुन्नी है. ठीक है, और ये शिया डोमिनेटेड है. इसकी वजह से पहला तो ये जो सेक्ट अलग अलग सेक्ट है इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है. पहली चीज तो ये. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड चीज. पहले इजराइल और ईरान की बात करें तो इनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते बट हाँ इतने बेकार भी यहाँ पर नहीं थे इजराइल और ईरान के बीच में. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ईरान क्या करने जाता है कि उसे अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे एक्वायर करना है. अब जब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने लगा तो थोड़ा सा यहाँ पर हुआ, थोड़ी कुछ वॉर वगैरह हुई. वॉर वगैरह प्रॉक्सी वॉर में यहाँ पे ईरान ऑलवेज इन्वॉल्व रहता है. सऊदी अरेबिया यहाँ पर किसका? यूएस का बहुत अच्छा फ्रेंड है एक तरीके से कह सकते हैं हम. क्यों? और तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे यूएस को प्रेशराइज किया कि ईरान के ऊपर यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहते हैं इस पर रोका जाए. इसराइल ने भी यहाँ पर किया. मतलब एक तरह से सारी कंट्रीज ने यहाँ पर वो किया, उनके ऊपर यूएसए के ऊपर प्रेशर, यूएसए को प्रेशराइज किया. तो यहाँ पर क्या लगता है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाता है. आप सभी को ये सारी चीजें पता है. ओके अब तब से हम थोड़ा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है कन्फ्लिक्ट में है. अभी हाल ही फिलहाल में चाइना ने क्या करवाया?
चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिफरेंसेस थे यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करा है। आप सभी को इसके बारे में यहाँ पे पता होगा। चाइना ने इसे मेडिएट किया था और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यहाँ पर पूरा एग्रीमेंट कराता है कि आपके बीच में जो डिफरेंसेस है उसे रिजॉल्व करिए। चाइना का इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे यहाँ पर इस रीजन में बढ़ रहा है। ओके अभी आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर को क्या होता है। 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया, जिसकी वजह से 1200 लोगों की जान जाती है। हो गया, जान चली गई। तब से यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पर रिटेलिएट किया और ये कहा कि इजराइल कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इजराइल के पास पूरी पावर है कि वो क्या कर सकता है, हमास को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर सकता है। 6 महीने हो चुके हैं इस वॉर को और इजराइल अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि एंड इन्वेस्टिगेशन आफ्टर 6 months ऑफ फाइटिंग हमास इजराइल इज फार फ्रॉम मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अभी भी इजराइल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाया है, लाइक डिसमेंटलिंग हमास एंड रिलीजिंग हॉस्टेजेस। ओके एंड स्ट्रेंथनिंग इज डेटरेंस इन दिस रीजन। आपको इतना क्लियर हुआ। अभी कुछ दिनों पहले 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल को इजराइल क्या करता है, सीरिया में जो ईरान की एक एम्बेसी आप कह सकते हैं वहां पर अटैक होता है, जिसकी वजह से ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनकी यहाँ पर जान जाती है। अब ईरान ने यहाँ पर रिटेलिएट किया और आप सभी को पता होगा कि ईरान ने फिर क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली बहुत सारी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह थे इजराइल के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। ओके अब क्वेश्चन आ रहा क्या क्या है, इजराइल इसका जवाब देगा, है ना। अब इजराइल के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा। तो इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो इजराइल के मुंह पर सिर्फ एक ही आवाज है कि हमें ईरान ईरान ईरान। अब लेकिन ठीक है, हमने ये सारी बातें कन्फ्लिक्ट जो भी इश्यूज थे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इस आर्टिकल में पूरा वही है, आप यहाँ से रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। इन मार्च 2018 बेंजामिन नेतान्याहू वाज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू व्हाट द 3 ग्रेटेस्ट थ्रेट इजराइल वाज फेसिंग। 2018 में इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि अब तक का जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है आपका क्या है, तो उन्होंने कहा था ईरान ईरान एंड ईरान। ओके पर ईरान इज बिल्डिंग एन एग्रेसिव एम्पायर इन द मिडल ईस्ट। ईरान क्या कर रहा है, मिडल ईस्ट में एक बहुत ही एग्रेसिव एम्पायर को बिल्ड कर रहा है। सो ही एडेड मिस्टर नेतान्याहू इजराइल्स लॉन्ग लास्टिंग सर्विस प्राइम मिनिस्टर, ही नेवर minced word about Iran. His opposition to the 2015 Iran nuclear deal, brought by Obama administration and unilaterally destroyed by Donald Trump, was hardly a secret. He projected himself to both his voters at home and allies abroad, a tough leader who could stand up in Iran threat. Yet, it was Mr. Netanyahu's was that Iran launches a massive barrage on the drones and missile on Israel on April 14. अब उनका ये कहना है कि एक तरीके से हमने क्या किया, हमेशा कहीं ना कहीं हमने ईरान को सपोर्ट किया, लेकिन 14 अप्रैल को ईरान ने क्या किया, यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए इजराइल के ऊपर। द फर्स्ट सच अटैक ऑन द ज्यूश नेशन बाय स्टेट एक्टर इन ओवर 3 decades. सो ईरान ने इस बार क्या करी, अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है इस डायरेक्ट अटैक के कारण। अब हम जो ज्यूश नेशन अपना क्या करना चाहता है, यहाँ पे एक डिटरेंस को शो करना चाहता है। ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पर बातचीत की। अब देखिए, अब इस आर्टिकल का जो अगर मेन क्रक्स देखते हैं उसकी बात हो रही है, इजराइल ने अब ऑलरेडी यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल ही रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए और पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड आप सभी को पता है यहाँ पर इजराइल एंड हमास का क्राइसिस चल रहा है। इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। ओके सो आप अब यहाँ पर देखते जाइएगा, यहाँ पर रशिया आया, चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है आपका रशिया को, यहाँ पर हमास और इन रीजन को चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो इनका एक पूरा ग्रुप बनता जा रहा है, एक नया आपको नेक्सस दिखाई दे रहा होगा, किसका किसका, रशिया, चाइना एंड ईरान, ये आपको एक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। थर्ड अगर हम बात करते हैं, देखिए यूएस यहाँ भी इंगेज है, यूएस यहाँ भी इंगेज है। अब अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है, और थर्ड हम बात करें यहाँ पर थर्ड रीजन की, कि आपका जो पैसिफिक रीजन है ना, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, तो चाइना यहाँ पर हमेशा कहता रहता है कि वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, और इस पर क्या है, ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये सारी ये कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, तो यूएस देखिए आपका कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब फिर यूएस का यहाँ पर आ जाता है कि क्या सारी चीजें होती हैं। अगर इजराइल और ईरान डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, सो यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी क्या होंगे, आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन होगा आपका, इंडिया के लिए भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
इन्फ्लेशन की तरह होगा। देखिए इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर रहा कि वेपन्स के तरीके से फाइनेंशियली या फिर हम कोई यहाँ पर सिक्योरिटी इस तरह की प्रॉब्लम पड़े, हाँ, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए और आपके जो भी रिलेशंस हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और उस इलेक्शन में आपकी जो पार्टीज है वो मैनिफेस्टोज को रिलीज करती हैं। अब इस मैनिफेस्टो में किसकी बात की जा रही है, इन इक्वालिटी। ओके, इन इक्वालिटी की बात करते हैं कि इसमें ही कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने ये मुहावरा इडियम बहुत बार पढ़ा होगा कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब यहाँ पर होता जा रहा है ना। रिचर्स आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। आपने ये सुना होगा बहुत अच्छे से। सो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके तहत हम ये बता सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली तो ग्रोथ हो रही है, हमारे जीडीपी में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी में देखेंगे, वी सी द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस सिनेरियो, हमें वहां पर समझ में आएगा कि इंडिया में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। सो जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है इसमें ये पाया गया है इन 2022 एंड 23 22.6% ऑफ नेशनल इनकम वेंट टू द टॉप 1% ऑफ द हाईएस्ट एवर सिंस 1992। अब यहाँ पर आप ये देखिए बहुत अच्छे से कि आपके यहाँ पर रिच है और दूसरे हम पुअर की बात करते हैं, ठीक है। रिच की बात करें तो इसमें से जो 22.6% का जो वेल्थ है ना, जो इनकम है वो किसके पास जा रहा है, यहाँ पर जो 1% और टॉप में आपके सबसे ज्यादा बैठे हों उनके पास सबसे ज्यादा इनकम है। 1922 के बाद ये हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर अब तक का हाईएस्ट यहाँ पर रहा है कि इतनी ज्यादा इनकम किसको मिल रही है, रिचर्स को मिल रही है, जो यहाँ पर अमीर लोग हैं। ओके, सो वेल्थ इनइक्वालिटी इज इवन मोर स्टार्क विद द टॉप 1% पॉपुलेशन हैविंग 40.1% शेयर इन इट्स वेल्थ। यहाँ पर इंडिया की जो 1% पॉपुलेशन है उनके पास इंडिया की जो 40.1% का उनकी वेल्थ के पास शेयर है, मतलब उनके पास 40.1% ऑफ शेयर है पूरी वेल्थ का। ओके, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब ये इशू जो है इस बार इलेक्शन में आपका सामने लेकर आया गया है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इस गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, प्रॉब्लम है हमारे पास, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में ये कहा जा रहा है कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। वेल्थ क्रिएटर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और ज्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर फैला सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो जॉब को और क्रिएट करें, उनको भी फायदा होगा और जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये सारी टैक्स लाइन जो हम क्या कर सकते हैं, जो टैक्स रिचेस का है ना, और पुअर्स को इसमें क्या कर सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं। कैसे कि हम एक टैक्स स्लैब आपका बना सकते हैं, जिसके तहत हमने ये कर दिया कि ये जो पुअर है, देखिए पुअर को और जो मिडिल हम कहते हैं ना मिडिल इनकम ग्रुप के लोग आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, वो लोग डायरेक्ट टैक्स तो पे करते ही करते हैं, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करते हैं। अगर हम शेयर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो शेयर होता है वो ज्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम सभी को पता है, जैसे कि हम एक पेन भी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका जो जीएसटी लगता है 0.1%, 2% जितना भी है, वो हम हर एक आइटम में क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो हम जो पे करते ही करते हैं, वो तो अलग चीज है, हम इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा पे करते हैं। तो इससे हमारा आप लगता होगा गवर्नमेंट को कि नहीं ठीक है ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा आपका जो इम्पैक्ट होता है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ पर जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सेक्टर्स को इम्प्रूव कर सकती है कि हम क्या कर सकें, एजुकेशन, हेल्थ और हमारा खाने में। अगर एक कोई डेली वर्कर है, डेली वेज वर्कर है, तो उसका जो 100 रुपये अगर वो दिन का कमाता है तो वो 100 रुपये उसके सिर्फ खाने में ही चले जाते हैं। उसकी जो एक प्रॉपर तरीके से लाइवलीहुड होनी चाहिए, हम जो डिग्निटी से और इंटीग्रिटी से जीने की बात करते हैं, तो वो उसको यहाँ पर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं। सो आफ्टर ऑल इंडिया नॉट ओनली हैज अ लो टैक्स जीडीपी रेशियो, हमारा जो जीडीपी टैक्स रेशियो है बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि जितना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो टैक्स कलेक्शन कम है इन कंपैरिजन टू जीडीपी। सो हियर कंपैरिजन ये कहा जा रहा है हमारा जो है बहुत ही ज्यादा। सो इंडिया टैक्स जीडीपी रेशियो इज 17% कंपेयर टू 25% इन ब्राजील। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसे और ज्यादा हमें चेंज करने की जरूरत है। ओके, फिर ये कहा जा रहा है इवन डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट वेरी प्रोग्रेसिव, हमारे जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं,
जिनको ये डायरेक्ट टैक्स पे करना चाहिए प्रॉपरली, तो वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा शो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस टैक्स से बच जाते हैं. ओके, सो वेलफेयर स्पेंडिंग इज लो. सो ऑन द अदर हैंड स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर एंड द सोशल सेक्टर इज वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फॉर इंस्टांस इज स्टिल 1.3% ऑफ GDP. अगर हम बात करते हैं कि ठीक है हमारा वेलफेयर में बहुत ज़्यादा जा रहा हो, तो इसमें भी वेलफेयर स्पेंडिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा कम है. सोशल सेक्टर में हम ये देखेंगे कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है हमारी GDP का सिर्फ 1.3% ही जाता है. आप अदर कंट्रीज में देखेंगे इट इज मोर देन दैट. ओके, सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेटेड अचीविंग 2.5% ऑफ GDP बाय 2025. यहाँ पर जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उनका ये टारगेट है कि हमें 2.5% तक जो हमारी GDP का है वो हमारी किस में जाना चाहिए, वेलफेयर पॉलिसीज में जाना चाहिए. ओके, सो हाउ एवर एड्रेसिंग इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अबाउट क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ. अब इनइक्वालिटी को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आता है कि हम इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है तो फिर ग्रोथ कैसे हो रही है. ओके, सो livelihood for people is through employment. How can growth that does not generate job contribute to development. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम हमारा जो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है. हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना ज़्यादा आज के टाइम पे हाई हो चुका है. जब हमारे पास जॉब ही नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक जो लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं वो नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर उठा है. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. तो इसमें ये कहा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन ये कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं. उन्हें यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज है लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, इसमें ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा. क्वालिटी ऑफ जॉब्स सच एज आंगनबाड़ी वर्कर्स, एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनकी जो कंडीशंस है, जो प्रॉब्लम आती है उसे यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है. तभी हम एक डेवलपमेंट और जो इनइक्वालिटी है इसे यहाँ पर कम कर सकते हैं. ओके, आई होप दिस वन क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज मेकिंग स्पेस फॉर माइग्रेंट्स इन मैनिफेस्टोज. अब देखिए फिर से यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. जैसे कि अभी हमने इनइक्वालिटी की बात की, अब सेम कंडीशन आती है कि इस बार के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं, बीजेपी की बात कर लें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, उन्होंने यहाँ पर जो माइग्रेंट्स का इशू है इसको यहाँ पर क्या दिया है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस दी है, जगह दी. दोनों का यहाँ पर प्रोमिस जो है वो अलग अलग हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पर इनके माइग्रेंट्स के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसे यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है. ओके, सो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि मोदी की गारंटी फॉर श्रमिक सम्मान संकल्प पत्र, यहाँ पर बात की जा रही है जो इंटरनल माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उन्हें इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा. उनके लिए ई शर्मा पोर्टल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए यहाँ पर लेकर आया गया है, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. लेकिन उस ई शर्मा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके पास क्या डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है. उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो नेशनल फ्लोर वेजेस हैं, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स, उसको इम्प्रूव करने की बात की है. इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की यहाँ पे बात की है. उसके साथ साथ यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन है उसको पुश करने की बात की कि उसे हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे. साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लिटरेसी, स्किल एंड अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब पर भी फोकस आपका किया जाएगा. जो यंग माइग्रेंट्स हैं जिनको इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो विमेन है, मैनिफेस्टोज में द मैनिफेस्टो इग्नोर विमेन, चिल्ड्रन एंड यंग माइग्रेंट्स हु ऑल फेस यूनिक चैलेंजेस. लेकिन इस मैनिफेस्टो में जो आपकी यंग माइग्रेंट्स हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं और विमेन हैं, इनको भी इग्नोर, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोरेंस अभी मिली है. ओके, नीति आयोग ने भी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, बट मैनिफेस्टो में इसके बारे में अभी कोई बातचीत, चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है. उसके बाद हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ये कहा है, रेलवे की बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक स्पेशल ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉर द वर्कर्स, जो कि आपके सालों साल चलेगी, मतलब कि पूरे थ्रू आउट द ईयर आपकी रन होगी, और हम इसमें हर एक एरिया को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो कॉरिडोर है इंडिया में,
इंटर स्टेट यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कांग्रेस की प्रोमिसेस क्या है, उनका जो न्याय पत्र है, उन्होंने कहा कि हम रेगुलेट करेंगे, लॉ टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इंश्योर देयर फंडामेंटल लीगल राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी। राशन कार्ड जो होल्डर्स हैं, इसमें जो पीडीएस सिस्टम एलोकेशन है, जो फंड है पीडीएस सिस्टम में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, मिड डे मील स्कीम है, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ओके, मनरेगा में भी यहाँ पर हम 400 पर डे की बात की जा रही है, मिनिमम वेज जो होगा, जो क्रूशियल होता है। पार्टी हैज ऑल्सो प्रॉमिस टू लॉन्च एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर अर्बन पुअर के लिए यहाँ पर बातचीत की गई है। फिर सेम वर्क सेम वेजेस की बात की है, यहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। ओके, अभी तो देखिए मैनिफेस्टो है, कौन सी पार्टी विन होकर आती है, कौन सी नहीं आती है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन अपने प्रोमिसेस को यहाँ पर रखता है, कौन प्रोमिसेस को नहीं रखता है। स्पेशली यहाँ पर बात करें दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो में हमने ये देखा कि जो पब्लिक हेल्थ इंक्लूजन होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ माइग्रेटिंग चिल्ड्रन, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन एंड लीगल एड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ों को ओवरलुक किया गया है, इन पर अभी ज़्यादा बातचीत नहीं की गई है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज चाइनीज इम्पोर्ट बिल अप 2.3 टाइम्स इन 15 ईयर्स। अब देखिए लास्ट 15 ईयर्स की बात करते हैं, 2018 एंड इन 19 हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था किसके साथ, चाइना के साथ, तो वो मतलब टोटल कितना था, $70 बिलियन, मतलब जो हम इंपोर्ट करते थे वो $70 बिलियन तक का चाइना से इंपोर्ट करते थे। अब ये बढ़कर कितना हो चुका है आपका 101, मतलब 2.3 टाइम्स हम क्या हो चुका है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है चाइना के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें चाइना से हमारा जो इंपोर्ट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। फिर मशीनरीज, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, तो ये जो शेयर है ये कमोडिटीज का शेयर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए वही बातचीत हो रही है ना कि हम कहते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, स्टिल हमारा जो चाइना के साथ इंपोर्ट है, देखिए इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, हम कितने ज़्यादा भी चाइना के ऊपर डिपेंड है। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए जो हमारा इतना ज़्यादा इंपोर्ट है, हमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाइना से हमारा जो इंपोर्ट है उसको ख़त्म कर पाएंगे। देखिए खत्म तो वैसे कोई चीज़ें नहीं होती हैं, बट स्टिल ये जो इंपोर्ट बिल है उसको हम कम कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।